नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। मैं हूं विवेक चतुर्वेदी। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम हमेशा बात करते रहते हैं। कभी हम नेटो की बात करते हैं, कभी हम आसियान की बात करते हैं, कभी हम एपेक की बात करते हैं, कभी हम ब्रिक्स की बात करते हैं। किसी ज़माने में सार्क भी हुआ करता था, अब वो खैर काइंड ऑफ डिजॉल्व हो गया, अब डिसफंक्शनल हो गया, अब वो कुछ नहीं होता उसके बारे में। बट इट यूज टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आज एक G7 G20 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने नोटिस किया है कि कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। जैसे नेटो की अगर हम बात करें तो 32 देशों का ये ऑर्गेनाइजेशन है, कोलिशन है। मिलिट्री ये सेटअप है, कोलिशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा तूती बोलती है। दुनिया के करीब करीब जितने भी इसके मेंबर्स हैं सारे के सारे डेवलप्ड नेशंस हैं इसके अंदर। शायद ही कोई इसमें डेवलपिंग नेशन है, सारे डेवलप्ड नेशंस हैं। मिलिट्री अलायंस है तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत धाक जमाते हैं, बहुत दादागिरी करते हैं। नेटो ग्रुप जो है G7 दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों, सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज़ का ग्रुप है। ये भी बहुत ज़्यादा दादागिरी दिखाते हैं कि भाई हम हमारे आगे तो कोई नहीं है, हमारे आगे कौन है, वी आर द बेस्ट, वी आर द बिगेस्ट, वी आर द लार्जेस्ट। तो हमेशा G7 तो अपनी ही चलाने में लगे थे। G20 एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब तो G21 हो गया आफ्टर इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन नेशन। तो ये सेटअप्स बहुत ज़रूरी हैं वर्ल्ड ऑर्डर में, जियो पॉलिटिक्स के लिए। क्योंकि आप अगर सिर्फ एक ही रहे तो फिर तो क्या ही बोलना, मोनोपोली होगी, हर चीज़ में वही अपना दिखाएंगे। तो ज़रूरी भी है कि अलग अलग ये कोalitions बने, ताकि सबका अपना अपना एक मोटिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एक सेट कोalition का, और वो अलग तरीके से काम करें। इसी तरीके से एक बना था ब्रिक्स, BRICS। हम बहुत बात करते हैं, बहुत चर्चा होती है, और ट्रंप ने तो इसको और ज़्यादा उजागर कर दिया है ब्रिक्स को टारगेट कर करके। एक बात उठी थी कि ब्रिक्स अपना करेंसी निकालेगा डॉलर के अगेंस्ट में, और भड़क गए थे ट्रंप। बिल्कुल ही सीधे तरीके से खुलेआम धमकी दिया था ब्रिक्स को कि अगर ब्रिक्स ने अपना करेंसी बनाया तो मैं 500% ठोक दूंगा टैरिफ ब्रिक्स नेशंस पे। तो खबरदार ये हरकत की है तो इट वाज अ स्टर्न वार्निंग। तो ब्रिक्स नेशन थोड़ा सा बैकवर्ड पे चले गए। भाई इससे पंगे क्यों लेना, पागल आदमी है। अच्छा हम अभी बस हम तुम बात ही कर रहे थे, अभी तुमने कुछ किया थोड़ी है, वी वर जस्ट डिस्कसिंग। तो वो बात वहीं की वहीं रहेगी, नहीं अभी इसके आगे बात बढ़ी। तो ट्रंप की धमकी काम कर गई, नहीं आगे बढ़ा ब्रिक्स का करेंसी बनने में। लेकिन ब्रिक्स जब बना था इसका एक मोटिव था। ये 2006 में एज एन इनफॉर्मल ग्रुप था, ये ग्रुपिंग थी, 2006 में ये फॉर्म हुआ था। उस समय ये सिर्फ ब्रिक था, BRIC सिर्फ 4 देशों का था। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, सिर्फ 4 देशों के साथ ही ये बना था। 2006 में इनफॉर्मल ग्रुप बना था। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें ऐड हो गया, तो ये S ऐड हो गया, तो ये फिर ये ब्रिक्स हो गया। तो हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ ये 5 देश फाउंडिंग मेंबर्स हैं ब्रिक्स के। और 2009 में पहली इनका समिट हुआ था ब्रिक नेशंस का, साउथ अफ्रीका के आने से पहले। तो 2006 में बना ब्रिक, और फिर 2009 में इनका एक फॉर्मल पहला समिट हुआ था। 2010 में फिर साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया, और अब तो धीरे धीरे इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। और ये ब्रिक्स बना क्यों? क्योंकि आलम ये था कि डेवलपिंग नेशंस बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका रुतबा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें, चाहे फाइनेंशियल फ्रंट पे देखें, चाहे और भी तरीके से देखें, हर तरीके से डेवलपिंग नेशंस का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो बट द प्रॉब्लम इज इनको कभी भी ड्यू रिकग्निशन नहीं मिला आज तक, कभी भी इनको ड्यू रिकग्निशन नहीं मिला। अब जो भी जितने भी ये और इंस्टीट्यूशनल्स हैं वर्ल्ड, जैसे IMF बोल लीजिए, वर्ल्ड बैंक बोल लीजिए, ADB बोल लीजिए, ये डोमिनेटेड है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं इन सब में वेस्टर्न वर्ल्ड की ही चलती है, अमेरिका की ही चलती है, जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं इनकी ही चलती है। तो ये इन देशों ने कभी भी डेवलपिंग नेशंस को भाव नहीं दिया।
इनको कभी भी ड्यू रिकग्निशन नहीं दिया, इनको कभी भी टेबल पर नहीं रखा कि हम कुछ कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप भी आइए, आप भी बैठिए हमारे साथ, आप भी डिस्कशन कीजिए, आपका भी इंक्लूजन ज़रूरी है डिसीजन लेने में। कभी कभी इन्होंने भाव नहीं दिया। तो ये रिक्वायरमेंट, ये भावना बहुत तेज़ी से उभर के आई इन डेवलपिंग नेशन में कि यार हमें भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए ताकि हमारा भी अपना एक से हो और हम भी मिलकर कुछ कर सकें, बड़ा कर सकें, आपस में कोऑपरेट कर सकें, एंड वी ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन दी करंट सिचुएशन इन दी वर्ल्ड। तो फिर इस तरह से ब्रिक का हुआ। तो डेवलपिंग नेशंस वर सीकिंग इन्फ्लुएंस कि यार हमारा भी इन्फ्लुएंस होना चाहिए वर्ल्ड ऑर्डर में। ये सिर्फ इन्हीं का क्यों चलना चाहिए, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का क्यों चलना चाहिए, यही बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं हमेशा इनकी क्यों चलनी चाहिए, हमारी भी चलनी चाहिए, इसलिए हुआ। और ब्रिक्स को एक बहुत बड़ा एक बूस्ट मिला 2024 में, जब ब्रिक्स में 4 और बहुत इंपॉर्टेंट रसूखदार देश शामिल हो गए ब्रिक्स में, और ये थे इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई और ईरान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज, बिग पावरफुल नेशंस। तो अब ये 4 देश भी इंक्लूड हो गए ब्रिक्स के अंदर। अब इससे बहुत चेंजेस आए, आपके नए नए ट्रेड रूट्स खुले, स्विस कैनाल का आपका एक्सेस बड़ा मिला आपको, स्विस कैनाल वो भी आपके घेरे में आ गया, क्योंकि अब आपके साथ इजिप्ट जुड़ गया, इथियोपिया, यूएई और ईरान जुड़ गए, जो इस रीजन कहते हो। अफ्रीका भी आ गया, एशिया भी आ गया, मिडिल ईस्ट भी आ गया। तो पूरा एक अच्छा सा अब ग्रुपिंग होने लगा, अब अच्छी लाइक फॉर्मेशन जो था, अलग अलग जगह से इकट्ठा होने लगे देश। और फिर 2025 में 6 जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ने भी ज्वाइन कर लिया ब्रिक्स को। अब इंडोनेशिया इज़ अ हैवी वेट इन साउथ ईस्ट एशिया। बहुत 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 एक रसूखदार, एक इम्पॉर्टेंट देश है, बहुत मायने रखता है इंडोनेशिया का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग नेशन। तो अब इंडोनेशिया भी इधर आ गया, तो आपका पैसिफिक में भी आपका दायरा बढ़ गया। तो करीब करीब अब ग्लोबल प्रेजेंस होने लगा ब्रिक्स का, हर एक कोने से, कॉन्टिनेंट से, इधर से ब्राज़ील आ गया, एशिया से इंडिया और चाइना आ गए, उधर से रशिया आ गया, मिडिल ईस्ट से भी आ गया, अफ्रीका से भी आ गया, इथियोपिया, इधर पैसिफिक से इंडोनेशिया भी आ गया। तो इट्स स्टार्टेड टेकिंग अ गुड ग्लोबल स्ट्रक्चर, पूरा अच्छे से उसका पूरा ग्लोबली इसको प्रेजेंस मिलने लगा। तो पैसिफिक में भी आपका रसूख हो गया। नाउ जस्ट इमेजिन, नाउ दिस ब्रिक्स नेशन, अब आज के सिचुएशन में अगर हम देखें, आफ्टर एडिंग ऑल दीज न्यू नेशंस, ब्रिक्स टुगेदर कंट्रोल 45% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। नाउ जस्ट इमेजिन, ऑलमोस्ट आधा दुनिया का, ऑलमोस्ट आधा 45% जीडीपी ये ब्रिक्स नेशंस कमांड करते हैं। तो अब ये कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन अब नहीं रह गया, बहुत ज़्यादा तगड़ा नेशन बन चुका है। और इट हैज़ ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो आप पूरी दुनिया का आप 45% का जीडीपी होल्ड करते हैं, कमांड करते हैं, और आधा जनसंख्या, दुनिया की आधी जनसंख्या आप कमांड करते हैं, आपके पास है। तो कैन यू इमेजिन, आप कैसे, आप ब्रिक्स जैसे इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को आप इग्नोर करने का सोच भी कैसे सकते हैं? अगर ये इकट्ठा होते हैं, अगर ये मिलकर कुछ करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही तगड़ा काम होगा, बहुत ही बहुत ही अथॉरिटी के साथ ये काम करेंगे, और इनको इग्नोर करने की आप गलती नहीं कर सकते। ये इसके फॉर्मेशन के बाद अमेरिका को भी बहुत मिर्ची लगी, वेस्टर्न वर्ल्ड को भी बहुत मिर्ची लगी, जो एस्टैब्लिश, क्योंकि अभी तक तो उन्हीं की तूती बोलती थी, उनकी ही चलती थी, हमेशा उन्हीं का बोलना चलता था। उन्होंने बोल दिया, यूरोप ने बोल दिया, यूरोपियन यूनियन ने बोल दिया, जो डेवलप्ड नेशन से उन्होंने अगर कर दिया, कोई डिसाइड कर लिया, फिर तो उनकी चलनी है, इनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब ये न्यू चैलेंजर उठकर खड़ा हो गया, इनका अब अपना एक नया स्फीयर बन गया, और इतने बड़े लेवल पे इतने बड़े बड़े देश आकर इसमें जुड़ गए। और सबसे मजे की बात, अभी 30 मोर देन 30 कंट्रीज आर सीकिंग देयर ज्वाइनिंग ब्रिक्स। 30 कंट्रीज हैं, लाइन में खड़े हैं, वो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ब्रिक्स का क्या इंपॉर्टेंस बन चुका है, किस तरीके से उभर कर आया है ब्रिक्स, और किस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ब्रिक्स हैज़ मेड इट्स प्रेजेंस फेल्ट जियोपॉलिटिकली। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं रह गया कि आप इसको हल्के में ले सकते हैं। जस्ट इमेजिन,
30 नेशंस खड़े हैं दरवाजे पे कि यार हमें भी इंक्लूड कर लो, हमें भी हिस्सा बना लो ब्रिक्स का। दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिक्स कि भाई अब क्या बन चुका है, राइट। तो 1940s के बाद से डॉलर का रुतबा बढ़ गया, सब तरफ डॉलर ही डॉलर हो गया था, तो उसको डॉलर का रुतबा घटाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, राइट। और अब डेवलपिंग नेशंस हैं तो इनको भी एक जगह चाहिए, इनको भी अपनी एक सीट चाहिए, क्योंकि दे वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, दे नेवर ऑफर्ड डेवलपिंग नेशंस अ सीट। जब भी कोई कहीं कुछ होता था, कुछ डिस्कशन होता, डेवलपिंग नेशंस नेवर वेर ऑफर्ड अ सीट कि आप भी आइए, आप भी टेबल पर बैठिए, आप भी हमारे साथ डिस्कशन कीजिए, आपकी राय भी इम्पोर्टेंट है, आपकी भी हम सुनेंगे, हम आपको भी इंक्लूड करेंगे इस डिसीजन मेकिंग में। ये कभी नहीं हुआ। इसकी वजह से ब्रिक्स का ये फॉर्मेशन हुआ और इतनी तेज़ी से ये आगे बढ़कर आया है, राइट। और जो ब्रिक्स का जो बैकबोन है ये है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक है जो ब्रिक्स नेशंस ने मिलकर बनाया है, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका जो काम है, इसने जो काम किया है 2016 से अब तक, इसने एनडीबी ने, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $32 बिलियन वर्थ का जो लोन्स इसने सैंक्शन किया है अलग अलग देशों को, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। सो इट हैज फाइनेंस्ड 96 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो बहुत बड़े लेवल पर ये काम कर रहा है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक। $32 बिलियन का इसने दिया हुआ है अब तक 2016 से, तो काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और सबसे तगड़ी बात है, जो सबसे मज़े की बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये अलग अलग कंट्रीज़ को उनकी लोकल करेंसी में लोन देता है। इथियोपिया को उसके लोकल करेंसी में देगा, यूएई को अलग उसके अपने अलग करेंसी में देगा, इंडोनेशिया को उसके लोकल करेंसी में देगा। डॉलर को साइड कर दिया। अब इतने बड़े बताइए, $32 बिलियन वर्थ जो है वो डॉलर में लोन नहीं दिया गया है, उनकी लोकल करेंसीज में दिया गया है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि अब हर एक कंट्रीज जब ट्रेड कर रही हैं तो अपने डॉलर में पैसे कमा रही हैं। अगर अब हर एक करेंसी का डॉलर के अगेंस्ट अपना अपना वैल्यू है, अपना अपना स्ट्रेंथ है। कोई अब जैसे पाउंड ले लीजिए तो वो तो बराबर का है, पाउंड और डॉलर के ऑलमोस्ट बराबर के। लेकिन अगर आप इथियोपियन करेंसी को लीजिए तो डॉलर के आगे कुछ नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो अगर आप जितने ज़्यादा छोटी इकोनॉमी है, जितने ज़्यादा आपकी जीडीपी छोटी है, उतना ही आपका करेंसी कमज़ोर है डॉलर के आगे। तो अगर डॉलर में कुछ उठापटक होती है, अगर यूएस फेड ने कुछ गड़बड़ किया, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो आपका वाट लग जाए। आपने मान लीजिए अगर डॉलर में लोन लिया है तो पेमेंट आप कमा तो रहे हैं, आप कमाई तो कर रहे हैं आप अपने करेंसी में, और आप पेमेंट कर रहे हैं डॉलर में। जैसे कि हम अब इंडिया की बात करें, रुपए की बात करें, $1 आज की डेट में 87-88 रुपया का है। अगर आप $1 लेते हैं तो आपको 88 रुपये देने पड़ेंगे। तो अगर डॉलर बढ़ गया, मान लीजिए अब $1 अगर 100 रुपया का हो गया, फिर तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। आपको मिलेगा डॉलर सिर्फ एक मिलेगा, लेकिन आपने खर्च किए 100 रुपये। तो ये जो उथल पुथल मचता है, ये जो वॉलेटिलिटी होती है डॉलर में, इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो कंट्रीज होती हैं, उनकी अब जैसे अगर आप लोन चुकाते हैं वहाँ आपकी लंका लग जाएगी। अगर मान लीजिए लोन, अगर यूएस फेड ने अगर कुछ छेड़छाड़ किया डॉलर के साथ, फेड रेट बढ़ा दिया, महंगा हो गया डॉलर, फिर आपकी वाट लग जाएगी। अब आपको और बहुत सारा आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। आपका जो आउटफ्लो हो गया वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बिल्कुल डॉलर में चुकाने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस तरह की यूएस पॉलिसी से इंश्योरेंस मिलता है, राइट, कि आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे खतरा नहीं होता है अगर कुछ भी ऐसा कुछ उठापटक होता है बाहर के इन सब चीज़ों में। अब जैसे मान लीजिए अगर मेक्सिको आता है, वो भी लाइन में है ब्रिक्स के ज्वाइन करने के लिए, तो अगर मेक्सिको आता है तो मेक्सिको विल बी अ ब्रिज बिटवीन ब्रिक्स एंड लैटिन अमेरिका। आपको लैटिन अमेरिका का एक एक्सेस मिल जाएगा मेक्सिको के थ्रू। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जब भी कोई नया देश ज्वाइन करता है, उस देश के थ्रू उस रीजन में आपको एक्सेस मिल जाता है, जो कि बहुत है। अंदर इंटरनल भी बहुत ही अभी चैलेंजेस हैं ब्रिक्स के लिए। अब जितने ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैनेज करना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।
अलग अलग कंट्रीज आती हैं, हर एक कंट्रीज़ की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ वीक इकोनॉमीज़ हैं, कुछ अनस्टेबल इकोनॉमीज़ हैं। अब इकोनॉमीज अगर आप 20 कंट्रीज अगर मिल गए, इकट्ठा हो गए, और 20 में से मान लीजिए 10 इकोनॉमीज बहुत ही अनस्टेबल, जैसे पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, म्यांमार ले लो, ये सब बहुत ही वीक हैं, बहुत ही फ्रजाइल इकोनॉमीज हैं, बहुत ही अनस्टेबल इकोनॉमीज हैं। अब ऐसी कंट्रीज का अगर जमावड़ा ज़्यादा हो गया इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, तो पता चला जी आप तो पॉजिटिव काम कम कर रहे हैं, आप तो इन्हीं को संभालने में लगे हुए हैं, इन्हीं का प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए हैं। इनकी डिस्टेबिलिटी, इनकी जो वीकनेस है वही हावी हो रही है इस ऑर्गेनाइजेशन पे। तो अब रशिया और चाइना इस फेवर में है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जितनी तेज़ी से, जितना जल्दी बढ़े उतना अच्छा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को इसमें शामिल करना चाहिए ताकि हम और ज़्यादा मजबूत हो जाएं और ज़्यादा बड़ा हो जाए, ताकि हम वेस्टर्न हेजेमनी को हम कम कर सकें, हम चैलेंज कर सकें। लेकिन इंडिया और ब्राज़ील जैसे जो देश हैं वो डिसिप्लिन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि भैया ऐसा भी हम ना हो जाए कि इतना ज़्यादा हम बढ़ जाएं, इतने ज़्यादा बड़े हो जाएं कि हम इसको मैनेज करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाए। हमें इंटरनली इतने ज़्यादा इश्यूज होने लगे कि ये हमारी एसेट होने के बजाय ये ब्रिक्स लाइबिलिटी ही बन जाए। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रशिया और चाइना जो है, इनका जियो पोलिटिकल एम्बिशंस बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। तो इंडिया और ब्राज़ील जैसे देश ये भी नहीं चाहते कि ये रशिया और चाइना के जो ग्रुपिंग हो रही है इसके सबऑर्डिनेट बन जाएं, उनकी ही चलने लगे, यही अपनी चलाने लगे और ये साइड हो जाए, ये छोटे पार्टनर्स, सबऑर्डिनेट पार्टनर्स की तरह ये हो जाए। ये भी नहीं चाहता इंडिया और ब्राज़ील जैसा देश। तो इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल अगर देखें तो ब्रिक्स बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एक बहुत ही कमांडिंग ग्रुप बनकर उभर कर आया है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और यही सबको बहुत ज़्यादा खल रहा है। ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ब्रिक्स का उभरना। जो यूरोपियन नेशंस हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड है, उनको बिल्कुल रास नहीं आ रहा है ब्रिक्स का तेज़ी से उभरना। ये जो इतने स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं, बिल्कुल इनको रास नहीं आ रहा है और वो पूरी कोशिश करते रहते हैं हमेशा कि इस ब्रिक्स को दबाया जाए, ब्रिक्स के ऊपर प्रेशराइज किया जाए ताकि ये अपना इन्फ्लुएंस थोड़ा कम रखें, इतना ज़्यादा नहीं उछलें। G7 भी बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करता है। G7 और ब्रिक्स में खासा करके बहुत ज़्यादा टक्कर है, क्योंकि G7 बिगेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, रिचेस्ट कंट्रीज़ का ग्रुपिंग है और ब्रिक्स डेवलपिंग नेशंस का एक ग्रुप है। तो फ़र्क तो पड़ता ही है, एक दबाने वाला और एक दबा हुआ उभर के ऊपर आने वाला, इन दोनों में क्लैश तो होगा ही। तो देखने वाली बात होगी आने वाले समय में ब्रिक्स और कितना ज़्यादा मजबूत होता है और किस तरीके से, किस पैमाने पर इस एस्टैब्लिश्ड वेस्टर्न हेजेमनी को चैलेंज कर पाता है। विल हैव टू वेट एंड वॉच, बट ऑल द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।